कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जी आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और हरियाणा मीडिया न्यूज़ के देख रहे मुझे तमाम दर्शकों को मैं हिंदी की कविता की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं वीरेंद्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। और मैं वैसे तो ईश्वर ने हम सबको इस सरजमी पर, इस ज़मीं पर पैदा करके भेजा है, हमें जन्म दिया है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो जब तक हम समाज में कोई अच्छा काम नहीं करते हैं या अपने इस जन्म का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो तब तक मैं नहीं मानता कि हमारा कोई परिचय है। तो मैं अपने परिचय के रूप में एक 5 पंक्तियों की छोटी सी लघु कथा है, वो आप सबसे साझा करना चाहूँगा। अगर बात आप तक पहुँचे तो आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा, सुनिएगा। जब हथौड़ा परेशान हो गया ताले पर चोट करता करता और वो ताले को नहीं खोल पाया, तो एक तरफ पड़ी चाबी से उसने पूछा कि मैं सुबह से प्रयास कर रहा हूँ, इस ताले को चोट मार रहा हूँ, लेकिन मैं इस ताले को खोल नहीं पाया, और आप इसको इतनी आसानी से कैसे खोल लेती हो। तो चाबी ने जो जवाब दिया वो मेरा परिचय है। चाबी ने कहा कि आप इसकी ऊपर वाली सतह पर चोट कर रहे हो, मैं इसके हृदय में प्रवेश करके इससे अनुरोध करती हूँ कि कृपया खुल जाइए। और ताला इतनी बात सुनते ही मेरा वो अनुरोधन स्वीकार कर लेता है और मेरे लिए खुल जाता है। तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम शब्द के लोग हैं, हम मोहब्बत के लोग हैं। समाज में हमारा काम है मोहब्बत फैलाना, और हम लोगों को हृदय में शब्द के माध्यम से प्रवेश करते हैं और उन्हें ये एहसास कराते हैं कि ये ज़िंदगी है, ये आपके जीने के लिए, इसे मुस्कुराइए, इसमें एहसास भरिए और इसे मुकम्मल बनाइए। यही मेरा छोटा सा परिचय है। मंचों का मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव है, और मंच पर जब आप कविता कहते हैं, अपने भाव कविता के माध्यम से श्रोताओं तक, लोगों तक पहुंचाते हैं, और उनकी प्रतिक्रिया अगर अच्छे रूप में आप तक पहुंचे, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही जाता है कि आपने जो लिखा है वो अच्छा लिखा है, आप अच्छा कर रहे हैं। आज से करीबन 1.5 वर्ष पहले 28 फरवरी को 2019 को, 10 मार्च को मेरी बहनों की शादी थी और 28 फरवरी को हमें चिट्ठी देने के लिए जाना था, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में जाते हैं हम। तो मेरे पास फ़ोन आया, आदरणीय हमारे एएसआई हैं हमारे कुरुक्षेत्र में पुलिस विभाग में, आदरणीय नरेश सागवाल जी, उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि वीरेंद्र आप कहाँ हो, कैसे हो। मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, सिस्टर के घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार कुरुक्षेत्र में कवि सम्मेलन होने जा रहा है श्री शहीदों की स्मृति में, और 23 मार्च को वो होना है। अभी लोकेशन उसकी हमने सिलेक्ट नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि आपको मंच मिले, आप काफ़ी अच्छा कहते हो। तो देश की राष्ट्रीय कवित्री वहाँ पर आ रही हैं, गौरी मिश्रा। तो मैं उनका नाम सुनते ही पहचान गया। मैं कहा सर बिल्कुल, उनको कौन नहीं जानता, उनको सुनता रहता हूँ मैं। तो सर ने कहा कि आप राजी हो, आप आ सकते हो। मैं कहा सर मैं बिल्कुल आ सकता हूँ, और आप अपनी एक तस्वीर भेज दीजिएगा, जो भी उसके लिए अपना था सिस्टम। मैंने उनको फ़ोटो भेज दिया, अपना नाम वाम सब कुछ भेज दिया। तो 23 मार्च को वो विधिवत रूप से कवि सम्मेलन कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में हुआ। और आप सब मेरा विश्वास मानिए, मेरा यकीन मानिए, मंच पर 10 की संख्या में वहाँ कवि और कवित्रियाँ मौजूद थी। और मैं वहाँ मंच पर एक बिल्कुल ही नवयुवक, काया के हिसाब से तो मैं कोई ज़्यादा विशाल और विशद नहीं हूँ, लेकिन वहाँ मंच पर मुझे जो प्यार मिला, वहाँ सारे पीएचडी थे और ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे मंच देश विदेश में किए हुए हैं। वहाँ मेरी ज़िंदगी का पहला मंच, और मैंने वहाँ 13 मिनट की प्रस्तुति दी। वहाँ शहीदों के बारे में पढ़ा, शहीदों को याद किया, मोहब्बत पढ़ी, देश के बारे में बातें रखी, और वो जो मुझे प्यार मिला, वहाँ से जो संबल मिला, जो मजबूती मिली, वो यकीनन किसी सपने के सच होने जैसा था। और उसके बाद फिर 2-3 कवि सम्मेलन और शहर में मिले, काफ़ी मंच मिल जाते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में काफ़ी मंच मिले। तो ठीक है, अच्छा जा रहा है, और काफ़ी खुशी है कि मुझे माँ हिंदी का आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं इस फील्ड में लगातार अच्छा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, शहीद देखिएगा एक ऐसा विषय है जिसको हम नहीं भुला सकते, क्योंकि शहीद वो लोग होते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर देश पर मर मिटने का जुनून होता है। और जो लोग देश के लिए शहीद हो चुके हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें भूलें ना। और मीडिया वालों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि महज जिस दिन वो शहीद होते हैं, ना सिर्फ उसी दिन टीवियों पर उनकी खबरें दिखाएं, बल्कि हमेशा उन्हें बीच बीच में दिखाते रहें, लोगों को याद कराते रहें कि वो महत्वपूर्ण लोग, वो महनीय लोग हमारे देश के, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए देश के यज्ञ में, देश की आज़ादी के यज्ञ में। हमें उन सबको नहीं भूलना चाहिए। एक छोटा सा प्रयास हमने किया था इस बार स्वतंत्रता दिवस पर। मैंने 3 साथियों को लिया था, 3 युवा साथियों को। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, अगर वो सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि वीरेंद्र भैया ने हमारा नाम लिया।
उनमें पहले थे आदेश कुमार, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र से 10वीं कक्षा के छात्र हैं, काफ़ी होनहार विद्यार्थी हैं। दूसरे साथी के रूप में सौरभ भारत थे, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से BA प्रथम वर्ष के छात्र हैं। तीसरे साथी के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय से अभी 12वीं कक्षा पास हुए अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े थे। और हमने विषय रखा था कि हम आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी कितने आज़ाद हुए, और मेरे हिसाब से ये अपने आप में काफ़ी अच्छा विषय था। और हमने जो इस पर कोशिश की, 35 मिनट की हमने इस पे वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने उन सब के विचार लिए, बेटियों के मामले में विचार लिए कि बेटी आज कहीं ना कहीं घर की चारदीवारी में कैद रह गई है, उनके जो सपने हैं वो सपने कहीं ना कहीं मार दिए हैं। इसमें परिवार वालों का भी कहीं ना कहीं हाथ है, और जो हमारे आसपास के दूसरे संसाधन हैं उन सब का भी कहीं ना कहीं हाथ है। बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। तो हमने ये विषय रखा, राजनीति का विषय रखा कि राजनीति के क्या क्या काम होने चाहिए, राजनीति किस प्रकार से समाज में अच्छा कर सकती है। और विशेष रूप से हमने युवाओं का मुद्दा उठाया कि युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से संभाल सकते हैं। क्योंकि तलवार की नोक पर इतिहास बनता है। किसी शायर की मुझे 2 पंक्तियां यहाँ पर याद आती हैं कि तलवार की नोक पर इतिहास बनता है, एक जवान की ओर से एक ज़माना बनता है। और हमारे देश के जवान किन दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों में संलिप्त होते जा रहे हैं वो शायद छुपा नहीं रहा है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन मैं उनको ये आग्रह करना चाहता हूँ आपकी इस वीडियो के माध्यम से कि अच्छा करें, ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है तो इसका सदुपयोग करें, समाज कल्याण के कार्य करें। और एक आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि भारत देश की जो जनसंख्या है, 65% आबादी हमारे देश में युवाओं की है। और आप देखिएगा, आप सोचिएगा कि जिस देश की आबादी 65% महज युवाओं की हो, तो उस देश को विश्व में शक्ति और महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ज़रूरत है तो एक सही नज़रिए से, सही दृष्टिकोण से काम करने की। तो ये एक छोटी सी कोशिश हमने स्वतंत्रता दिवस पर करी। काफ़ी दूर वो वीडियो पहुंची, काफ़ी दोस्तों पर वो पहुंची और सकारात्मक प्रभाव मेरे ख्याल से पड़ा होगा। तो मैंने एक नया गीत, बिल्कुल ताज़ा गीत लिखा है जिसमें से भाप उठ रही है। मैंने वो गीत कहीं नहीं सुनाया है, तो गीत थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं उसके 2 बंद यहाँ पर सुना देता हूँ। जितने भी तमाम साथी सुन रहे हैं, युवा साथी सुन रहे हैं, शायद बात उन तक पहुँचे। मैं खुद एक युवा हूँ, मेरा फ़र्ज बनता है। तो सुनिएगा, देखिएगा। मैं तरन्नुम में सुना देता हूँ, जैसा कि मेरी खासियत है, मैं तरन्नुम में ही गाता हूँ। देश के युवा सुनो, आवाज़ देश की बनो, मर मिटो तुम राष्ट्र पर, सपना कोई ऐसा चुनो। देश के युवा सुनो, आवाज़ देश की बनो, मर मिटो तुम राष्ट्र पर, सपना कोई ऐसा चुनो। प्रचंड ऊर्जा के धनी हमेशा से ही तुम रहे, देश ये पुकारता है, इसका तुम मनन करो। देश के युवा सुनो, आवाज़ देश की बनो, मर मिटो तुम राष्ट्र पर, सपना कोई ऐसा चुनो। और हम सबको ऐसा ही सपना चुनना चाहिए तो देश के काम आए, इस भारत माँ के काम आए। पहला बंद सुनिएगा कि दृष्टि में पिरोना तुम, एक एक शब्द युवाओं को समर्पित है। दृष्टि में पिरोना तुम, भरे पूरे संसार को, चुनौतियों को यूं रखो के हंस के सब स्वीकार हो। आज हम कोई भी छोटा सा काम करें, अगर विद्यार्थी जीवन की ही बात करें या दूसरे कामों की बात करें, तो हम हर एक काम को ना से शुरू करते हैं कि यार ये काम हो नहीं सकता। और अगर हम उस काम को ना से शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपकी हार वहीं पर हो जाएगी। तो मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। दृष्टि में पिरोना तुम, भरे पूरे संसार को, चुनौतियों को यूं रखो के हंस के सब स्वीकार हो। हर तरफ संघर्ष का अब समय है आ गया, असंगठित अन्याय से भरा समय है छा गया। संगठित होकर के तुम संहार त्रुटियों का करो, बन के प्रहरी राष्ट्र के कल्याण राष्ट्र का करो। देश के युवा सुनो, आवाज़ देश की बनो, मर मिटो तुम राष्ट्र पर, सपना कोई ऐसा चुनो। आखिरी सुनिएगा। पथ राष्ट्र के निर्माण का अब तुम्हारे हाथ में, तुम जरा भी ना डरो, ये देश है साथ में। तुम जरा भी ना डरो, खड़ा है देश साथ में। पहचानो अपनी शक्ति को, शिरा से बहते रक्त को, वक्त है ये हाथ में, बदल दो इस वक्त को। वक्त है ये हाथ में तो बदल दो इस वक्त को। नव संकल्पों की ज्वाला से हौसला बढ़ा रखो,
जो दिशाओं को महका दे, हवा कोई ऐसी रखो, देश के युवा सुनो, आवाज देश की बनो, मर मिटो तुम राष्ट्र पर, सपना कोई ऐसा चुनो, सपना कोई ऐसा चुनो। शुक्रिया। देखिए, वैसे तो दुनिया जानती है कि मैं पिछले 2-3 वर्षों से मंचों पर हूँ और मेरे सभी साथी जिन तक मेरी कविताएं पहुँचती हैं वो सब जानते हैं कि मैं किन से इंस्पायर हूँ, किन से प्रभावित हूँ। हमारे देश के ही नहीं, पूरे विश्व के विख्यात कवि आदरणीय मेरे महबूब कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी को मैं पसंद करता हूँ। उनकी कविताएं मैं सुनता रहता हूँ और उनको सुनने के बाद ही, उनसे प्रभावित होने के बाद ही, उनसे सहमत होने के बाद ही, सहमत होना बड़ा ज़रूरी है, उनसे सहमत होने के बाद ही मैं मंचों पर आया और उन्हीं को सुन कर के, उन्हीं को देख कर के, उन्हीं को जान कर के मैं कविताएं लिखता हूं। और मेरी एक कोशिश है कि जिस प्रकार का रुतबा उन्होंने समाज में कायम किया है, हम भी उसी एक पगडंडी को, उन्हीं की उंगली पकड़ कर के हम समाज में अच्छे कर्मों को फैलाएं। तो मेरी यही कोशिश है। और सर ने तो पूरी दुनिया में भारत माँ का और हिंदी माँ का कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। वो कहाँ कहाँ गए हैं शायद आप सबको भी पता होगा। गूगल हेडक्वार्टर ने उनका बुलाया है, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में वो गए हैं। हिंदी का कोई कवि आज तक वहाँ नहीं गया है, तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे जैसे करोड़ों करोड़ बच्चों को, नए बच्चों को उन्होंने इंस्पायर किया है। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि उनके कालखंड में मैंने जन्म लिया है। मैं उनको देख करके, उनको सुन करके काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। तो मैं सर की 4 पंक्तियाँ सुना देना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि अच्छे लगते हैं मुझे वो, और मैं उनकी 4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। सुनिएगा। कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। काफ़ी प्रसिद्ध उनकी ये पंक्तियाँ, श्रृंगार रस में वो लिखते हैं, मोहब्बत के कवि हैं। तो सुनिएगा। कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े 2 अधूरे सपन, रास्ते में खड़े 2 अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। और आपको अगर हैरानी ना हो तो मैं एक बात यहाँ पर पे बता देना चाहता हूँ, एक सीक्रेट है, मैं यहाँ पर पे खोल देना चाहता हूँ। कुमार विश्वास सर ने आज तक जितना कुछ भी लिखा है, जितनी भी कविताएं, जितने गीत, जितनी मुक्तक लिखे हैं, मुझे वो सारी याद पड़ी है। मैं सुना सकता हूँ अगर आप कहें, लेकिन समय हो जाएगा, आपकी भी समय की एक सीमा है। तो ये मेरी मोहब्बत है उनके प्रति, और मैं उनसे मिला भी हूँ। हमारे कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उनका कार्यक्रम हुआ था और मैं उनसे वहाँ मिला हूँ। मेरी दिली तमन्ना थी, काफ़ी समय से ये तमन्ना थी। और जब आपका सपना, जब आप मन से उस सपने को रखते हैं, उसका आदर करते हैं, तो ईश्वर आपका वो सपना पूरा करता है। चाहे वह सपना समाज कल्याण के कार्यों का हो, कुछ अच्छा करने का हो, या जिस किसी शख्स ने आपको इंस्पायर किया हो उससे मिलने का हो। तो सर के साथ मेरी यही कहानी है और मुझे उम्मीद है कि सर बड़ा अच्छा लिखते हैं और वो बड़ा अच्छा लिखते चले जाएंगे और मेरे जैसे बच्चों को संबल मिलेगा, मेरे हाथों को ऊर्जा मिलेगी ताकि मैं और अच्छा लिख पाऊँ। तो यही एक रिश्ता है सर के साथ और वही मुझे इंस्पायर करता है। करियर तो हर चीज़ में है, सिर्फ नज़रिया और दृष्टिकोण चाहिए और आपकी क्या भावना है उस काम के पीछे। अगर आप मन से किसी चीज़ को करेंगे तो कितना ही मुश्किल काम है, विश्वास मानिए वो पूरा होगा ही होगा। और दुनिया में इतने उदाहरण पड़े हैं जिन्होंने बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत की और आज कहाँ हैं। हमारे देश का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी होटलों में काम करते थे। सब उदाहरण है, सब प्रकार के उदाहरण है। तो हिंदी की आपने विशेष रूप से बात की, कविता वाले फील्ड की मेरे में विशेष रूप से बात की। जो नए साथी हैं, मैं भी नया हूँ, मुझे भी कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन नए साथियों को मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि कविता क्या है। कविता हमारे अध्ययन का ओवरफ्लो है कि जितना हम अध्ययन करेंगे उसके बाद जो चीज़ निकल करके कागज़ पे आती है, किसी पत्र पे आती है, वो कविता है। अगर हम लिखते ही चले जाएंगे वहाँ मेरे ख्याल से आपको कोई ज़्यादा बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। सबसे अच्छा मंत्र कविता वाले फील्ड में अच्छा करने का यही है कि आप ज़्यादा पढ़ें और कम लिखें, ये आपकी सफलता है। और हमारे इतने अच्छे अच्छे कवि हैं, इतने महनीय कवि हैं जिनको शायद अगर आज हम यूट्यूब पे भी ढूंढे तो नहीं मिलेंगे, वो किताबों में बंद रह गए हैं। तो हम उन किताबों तक पहुँचे, बुक सेलरों पर जाएँ, किताबें ले, वहाँ से अच्छे अच्छे कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयद्रथ जी हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। अगर हम उन कविताओं में, उन किताबों में उतरेंगे तो हम अच्छा लिख पाएंगे। और कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा भविष्य है। मन से काम करना पड़ेगा, अश्लील चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मंच पर कोई बात कह रहे हैं तो आप एक हिसाब से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बड़े स्थान पर जाकर के वहाँ आपको अच्छी बात कहनी पड़ेगी। जितना अच्छा आप सीखेंगे, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं,
जिन दोस्तों की संगत में आप रहते हैं, जिन अध्यापकों से आप सीख रहे हैं, कैसा आप कपड़ा पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें मायने करती हैं। हालांकि शायद अच्छी ना लगे आपको बातें, लेकिन ये मायने रखती हैं चीज़ें कि आप किन लोगों के पास रहते हैं, किन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या आपका अनुशासन है, किस प्रकार का आपका डिसिप्लिन है, किन के पास आप रहते हैं, 24 घंटे आप किन के साथ बिताते हैं, किन के सानिध्य में आप रहते हैं। वैसा ही आप सीखेंगे, वैसा ही आप लिखेंगे और वैसा ही आप कहेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे बेटियों का विषय है, मैं पिछले 3 वर्षों से मंचों पर हूँ और मैं उन्हीं 3 वर्षों से बेटियों के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा हूँ। मैंने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के ये बात नहीं करी, ना मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ, ना मैंने किसी समाचार पत्र में ये बात निकलवाई। मैं 4 बहनों का भाई हूँ और जिस बहन के साथ दरिंदगी हो जाए जब वो कॉलेज के लिए निकलती है और जिस आशा के साथ वो कॉलेज जाती है, और अगर रास्ते में उसके साथ किसी प्रकार की वारदात हो जाए और अगर वो घर वापस ना लौटे, तो उसकी पीड़ा वही समझ सकता है जिसके घर में बहन होती है। हालांकि समझते तो सारे ही हैं, लेकिन जिसके 4-4, 5-5 बहनें होती हैं उसकी पीड़ा वो ज़्यादा समझता है। मैं 4 बहनों का भाई हूँ और हम इस पीड़ा से गुजरे हैं। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हैदराबाद की उस बेटी को कौन भूल सकता है। वो अपने खर्चे पर बच्चों को पढ़ाती थी और उनके हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते थे उनका वो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी। और उस बहन के साथ जिस प्रकार की दरिंदगी उन 4 बदतमीज़ों के द्वारा की गई, वो मेरे ख्याल से हमारे देश की परिभाषा नहीं है। हमारे देश को कभी विश्व गुरु कहा गया, कभी सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन ये हमारे देश की परिभाषा नहीं है। किसी कवि की मुझे 4 पंक्तियाँ यहाँ पर याद आती हैं कि ना तेरा है ना मेरा है। युवाओं, आप सबको कह रहा हूँ, आए दिन हम अपने देश में अशांति और अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं। ये देश किसका है? ये देश हमारा ही तो है। अगर हमारे पड़ोसी का घर जल रहा है तो किसका घर जल रहा है? हमारा ही तो घर जल रहा है। जब तक हम उस पड़ोसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेंगे, तब तक हम इस देश को अपना समझ ही नहीं सकते। तो मैं वो 4 पंक्तियाँ समर्पित कर रहा हूँ कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, और ना समझी गई ये बात अगर तो नुकसान हम सबका है। ना समझी गई ये बात अगर तो नुकसान हम सबका है। और समय रहते अगर हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो मेरे हिसाब से हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। बहुत सारी बातें हैं, मिल जाएं तो बातें लंबी और बिछड़ जाए तो यादें लंबी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करने का मन है। तो यही था जी, बिल्कुल। और बड़ा अच्छा विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके बिना हमारी कायनात अधूरी है। ये जगत, ये पूरा समूचा विश्व बेटियों के बिना अधूरा है। और एक संजीदा टिप्पणी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। तमाम जो हमारे माँ बाप हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम बेटी को 4 दीवारी से बाहर निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का, हमारे परिवार का कहीं ना कहीं नाम बिगाड़ देगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये सोच काफ़ी छोटी है, काफ़ी विकलांग ये मानसिकता है। और समय रहते अगर इस मानसिकता को हम बदल लेंगे, क्योंकि बेटी माँ बाप के सर का ताज है। एक दूर है, एक पास है। बेटा अगर कोहिनूर है तो बेटी ताज है सर का। तो अगर हम समय रहते इस बात को समझ लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं 4 बहनों का भाई हूँ, मेरी 4 बहनों की शादी हो चुकी है। और जब मेरी बहनें घर पे थी तो मैं रात भर उनके साथ झगड़ता था, उनके साथ खेलता था, रोते थे हम साथ में। लेकिन आज जब वो घर से चली गई हैं, घर से रुखसत हो चुकी हैं, तो उनका कहीं ना कहीं स्मरण मेरे जहन में आता है। तो उनसे बढ़कर के फिर कोई हो नहीं सकता। ज़िंदगी में आपके कोई भी आ जाए, लेकिन जो बहनों की कमी है वो कमी रहेगी ही रहेगी। तो मैंने बेटियों के लिए गीत लिखा था और मैं सरकारी स्कूलों में जाकर के, प्राइवेट स्कूलों में जाकर के, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मंचों पर जाकर के मैंने ये गीत पढ़ा। इसीलिए पढ़ा कि ताकि बेटियों को एक नया माहौल मिले, बेटियों के हौसले के लिए मैंने विशेष रूप से वो गीत लिखा था। तो मैं वो गीत यहाँ पर सुना देता हूँ। और इस गीत से पहले आदरणीय मुनव्वर राणा साहब हमारे देश के बहुत बड़े शायर हैं। उनकी 2 पंक्तियाँ हैं कि किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और जहाँ लड़की की इज्जत लूटना महज एक खेल बन जाए, इस घटिया समाज को कोस रहा हूँ, जहाँ लड़की की इज्जत लूटना महज एक खेल बन जाए, वहाँ एक कबूतर तेरी चिट्ठी कौन बांधेगा, वहाँ एक कबूतर तेरी चिट्ठी कौन बांधेगा। तो मैं वो गीत समर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा। तू पार कर सीमाओं को, सभी बहनें जो सुन रही हैं उन सबके चरणों में आप सबका छोटा भाई ये गीत समर्पित कर रहा है, सुनिएगा। तू पार कर सीमाओं को, पैरों के बंधन खोल दे, फिजा में बिखरी इन धुनों पे संग हवा के डोल दे।
तू पार कर सीमाओं को, पैरों के बंधन खोल दे, फिजा में बिखरी इन धुनों पे संग हवा के डोल दे, सतरंगी आसमां के रंगों में तू रंग घोल दे, हटा के पहरे होठों से तू दिल की बात बोल दे, बेटियां 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 ये बेटियां, प्यारी सी न्यारी सी घर घर की शान बेटियां। शादी होने से पहले मेरी चारों बहनें मेरे घर की शान थी और शादी होने के बाद वो अगले घर की शान है। सुनिएगा, बेटियां 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 ये बेटियां, प्यारी सी न्यारी सी घर घर की शान बेटियां, बेटियां 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 ये बेटियां, आस है उम्मीद है ये जिंदा दिल बेटियां, बेटियां 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 ये बेटियां। पहला बंद सुनिएगा। तू भावना के साथ साथ अरमान लिख दे, संग ज़मीं की खुशबू के तू आसमान लिख दे, तू भावना के साथ साथ अरमान लिख दे, संग ज़मीं की खुशबू के तू आसमान लिख दे, तू लिख दे अपने सपनों को, उड़ानों को, मंगों को, खुशी में तेरे शामिल होने वाले तेरे रंगों को, बेटियां 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 ये बेटियां, जिंदगी के हर अंधेरे की हैं भोर बेटियां, बेटियां 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 ये बेटियां, आंगनों में महकती हुई कली हैं बेटियां, बेटियां 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 ये बेटियां, प्यारी सी न्यारी सी घर घर की शान बेटियां। और इस खूबसूरत से गीत का आखिरी बंद सुना रहा हूँ, और उस बंद से पहले जितनी भी मेरी बहनें बेटियां सुन रही हैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं, लेकिन आप ये सोच करके पढ़ाई ना करिए कि आपको ज़िंदगी में पैसे कमाने हैं या नाम कमाना है या माँ बाप का नाम रोशन करना है। ना, वो बात की बातें हैं। आप ज़िंदगी में ये सोच करके पढ़ाई करिए कि आपके पड़ोस में जो नई बेटी पैदा हो रही है, नई बेटी जन्म ले रही है, उसके माँ बाप को हौसला मिले आपकी सफलता की वजह से कि यार उनकी बेटी इतना अच्छा पढ़ी है तो हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, ताकि उनके सपने ना मर जाएं। उनके सपनों पर, आपकी सफलता पर उनके सपने टिके हैं। अगर आपके सपने आज अच्छे होंगे, आपकी सफलता अच्छी होगी, तो उन बेटियों का जीवन, उनका कहीं ना कहीं भविष्य अच्छा होगा। तो समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। है पता ये तुझको भी, है पता ये तुझको भी, लोग जीने ना देंगे, गीत तेरी खुशियों के तुझको गाने ना देंगे, इन बातों की परवाह ना कर, इन बातों की परवाह ना कर, तू आंधी तूफान से ना डर, निकल के इन मुसीबतों से अपने मन की बात कर, बेटियां 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 ये बेटियां, हर दुआ में एक सुखी संसार है ये बेटियां, बेटियां 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 ये बेटियां, आस है उम्मीद है ये जिंदा दिल बेटियां बेटियां। जैसे अभी हाल ही में अपने राहत इंदौरी साहब का जी, उनका इंतकाल हो गया जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे देश के बड़े खुददार शायर थे, अपने ही रंग के शायर थे, क्योंकि अपने रंग का होना बड़ी मुश्किल बात है। तो हालांकि लोगों की कुछ निजी समस्याएं रहती हैं, हर किसी से हैं, कल को मेरे साथ भी होंगी, और उनके साथ भी कुछ निजी समस्याएं थी, लेकिन वो बड़े मकबूल और महनीय हमारे देश के शायर थे। हमारे देश के जो दो कवि सम्मेलन मुशायरे होते थे, एक तो लखनऊ में होता था इंडो मुशायरा, और एक होता था इंडो पाकिस्तान मुशायरा दुबई में। वहाँ वो देश का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनकी जो शायरियाँ हैं, 50 वर्षों से वो गज़ल के क्षेत्र में थे। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में गीत लिखे, कम से कम 3-4 दर्जन फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, काफ़ी सुपरहिट गीत लिखे। तो उनका जाना कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, मेरे जैसे नए विद्यार्थी के लिए, नए साहित्यिक प्रेमी के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि हम उनसे भी इंस्पायर हैं, उनको मैं काफ़ी सुनता रहता हूँ, और मुझे उनकी गज़लें बहुत सारी याद हैं। मैं उनकी गज़ल स्मरण में अगर आप सबको सुनाऊं तो उन्होंने लिखा था कि चांद सितारों की रहमत सदा मेरे साथ रहे, चांद सितारों की रहमत सदा मेरे साथ रहे, जब तक उसके हाथ में मेरा हाथ रहे, और
शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। और अगली पंक्ति कितनी बड़ी पंक्ति है। अगली पंक्ति उन सभी लोगों को, उन सभी तथाकथित लोगों को समर्पित है जो देश को घटिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देश को ट्रैक से फिसलने का काम कर रहे हैं कि देश अच्छे ट्रैक पर ना जाए, देश को कहीं ना कहीं ऐसा बनाए हुए हैं कि राशन की दुकान है कि आओ खाओ और जाओ। तो इस तरीके से राहत इंदौरी साहब की पंक्तियाँ सुनिएगा कि चांद सितारों की रहमत सदा मेरे साथ रहे जब तक उसके हाथों में मेरा हाथ रहे, और शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। और उनकी मशहूर सी एक गज़ल थी, उसकी आखिरी दो पंक्तियाँ ये थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना है। तो इन पंक्तियों को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनके इंतकाल के बाद भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रही ये बात। तो सबका अपना नज़रिया है, देखिए सबका अपना दृष्टिकोण है, किसी ने उस नज़र से देखा, किसी ने उस नज़र से देखा, लेकिन असली बात तो ये है जिसकी जैसी नज़र थी उसने वैसी नज़र से देखा। तो राहत जी दृष्टि का इलाज संभव है, दृष्टिकोण का कोई इलाज नहीं है। और राहत इंदौरी साहब ने जिस रेफरेंस में वो बात कही होगी, क्योंकि हिंदुस्तान को बनाने में कहीं ना कहीं सबका अपना अपना योगदान है, अगर हम उसी हिसाब से उन पंक्तियों को लें तो काफ़ी बड़ी पंक्तियां हैं, अगर उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाएगा तो मेरे हिसाब से गलत बात है। किसी का हमें अपमान करना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप उससे सीख सकते हैं तो काफ़ी फिर स्वागत है, हर बात में स्वागत। वीरेंद्र जी, आपसे एक बात करना चाहूँगा। आजकल मैं देखता हूँ जैसे नई जो जनरेशन आ रही है, युवा जो आ रहे हैं, उनको हिंदी को लेके हाथ बड़ा तंग है उनका जी। तो क्या कहना चाहेंगे? और आप भी इसी जनरेशन के हैं, आप भी युवा हो, तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया, कैसे बैलेंस किया, और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, वही बात जो मैंने पहले कही। और मुश्किल कुछ भी नहीं है। हिंदी की जहाँ तक बात है, हमारी मातृभाषा है, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, और अगर हमारा इसी में कहीं ना कहीं हाथ कमज़ोर है तो फिर बड़ी मुश्किल है कि आप कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। अच्छी बात है कि अगर आपका रुझान इंग्लिश की तरफ है, इंग्लिश आपको कार दे सकती है लेकिन माँ हिंदी आपको संस्कार दे सकती है। और अगर आपके पास ज़िंदगी में संस्कार ही नहीं है, अगर आपके पास चरित्र ही नहीं है, तो आपका चित्र भी अच्छा नहीं हो सकता। नए साथियों को इतनी सी सलाह है कि अपना बेसिक क्लियर करिए, हमारे जो आधारभूत स्तंभ हैं उनको क्लियर करिए। किसी ऐसे साथी या किसी ऐसे अध्यापक के सानिध्य में रहिए जो आपको अच्छा सिखा सके, अच्छा पढ़ा सके। और अध्ययन जितना ज़्यादा हम करेंगे, क्योंकि मैंने भी कोई ज़्यादा ये नहीं है कि कोई बाजार में जाकर के कहीं से गुट्टी पी ली कोई इस करके मैं अच्छी हिंदी बोल पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपकी तपस्या है, आपकी साधना है। और ज़िंदगी में दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास, एक तपस्या और दूसरी साधना। अगर आपने तपस्या और साधना अच्छे से की है तो माई का लाल नहीं है कोई आपको कोई अच्छी चीज़ सीखने से रोक सके। कमी सिर्फ आजकल के बच्चों में यही है कि वो आजकल थोड़ा सा हवाई में रहते हैं। मतलब आपने कोई ऐसी बात कह दी जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ना ही आपको उस बात के अच्छे के बारे में पता है, ना ही आपको उसके बुरे के बारे में पता है। आप उसका समर्थन कर देते हैं, आप उसका विरोध कर देते हैं, लेकिन आप उसके पक्ष के बारे में नहीं जानते। तो सबसे पहले यही है कि अगर आपसे कोई प्रश्न कर रहा है तो आप इतने अपने आप को मुकम्मल बना लीजिए कि आपके पास उसके कम से कम 20 जवाब होने चाहिए। तो हिंदी को लेकर के मेरा यही सुझाव है कि अच्छा सीखते रहें, पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, हिंदी तो एक बड़ी व्यापक चीज़ है, बड़ी अच्छी अच्छी विधाएं हैं हिंदी में, निबंध हैं, उपन्यास हैं, कविताएं हैं, संस्मरण हैं और कहानियां हैं। आदरणीय प्रेमचंद जी की इन दिनों मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा बीए का द्वितीय वर्ष अभी शुरू हो चुका है, प्रथम वर्ष मैंने अभी किया है। तो प्रेमचंद जी ने जिस भाषा संस्कार का प्रयोग किया है, और हिंदी तो बड़ी मनहर भाषा है यार। हिंदी तो एक सबसे हमारी माँ है, और अगर हम अपनी माँ से नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमारे देश से कैसे जुड़ पाएंगे। तो नए साथियों से यही सलाह है कि हिंदी का काफ़ी अच्छा भविष्य है। ये ना समझे कि हिंदी में तो आजकल इंटरव्यू भी नहीं होते, और अगर हमने कोई साक्षात्कार देना है तो वहाँ भी एक हिसाब से कंपलसरी है कि इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छी बात है कि इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आपको कोई छोटी मोटी नौकरी दिला सकती है, लेकिन हिंदी भी आपको आनी चाहिए। हिंदी में अगर हम किसी से बात करेंगे और उस बात का जो वर्चस्व, जो प्रभाव जाएगा, वो शायद इंग्लिश में नहीं जाएगा। और हिंदी को पढ़ कर के, हिंदी को अपना फील्ड चुन कर के लोगों ने बहुत बड़ा नाम कमाया है, अच्छे अच्छे कवि निकले हैं। और हमारे देश की रक्षा मंत्री जो दिवंगत हो गई हैं, आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जो हमारे अम्बाड़ा से जी, और जब वो यूएनओ में जाकर के उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने वहाँ पर इंग्लिश में भाषण नहीं दिया, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। और हिंदी में जिस प्रकार से, जिस लय और लास्य में उन्होंने वो भाषण दिया, जिस मनहर अंदाज में वो भाषण दिया,
वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। तो हिंदी को अपना विषय चुनिए, अच्छा करते चलिए, मेहनत करिए, सबसे बड़ी बात है मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। तो नए साथियों से यही एक आशा है। और मायूस ना होइए, सबसे बड़ी बात है मायूस ना होइए। अभी पीछे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया, मैं विशेष रूप से सर ये बात कहना चाहूँगा, 10वीं का रिजल्ट आया और हमारे यहाँ लाडवा एक ब्लॉक पड़ता है, हमारी तहसील है, तो वहाँ का एक बच्चा फेल हो गया किसी विषय में, तो उसने सुसाइड कर ली। और मेरे हिसाब से इससे घटिया बात क्या हो सकती है यार। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप सुसाइड कर लेते हैं। और 2-1 दिन बाद फिर एक खबर आती है, हमारे हिसार जिले के एक लड़के ने सुसाइड कर ली। कारण क्या था कि वो 10वीं में फेल था या 12वीं की किसी परीक्षा में फेल था। तो आप मायूस क्यों होते हैं यार? परीक्षा क्या दोबारा नहीं आई? कोई कुंभ का मेला थोड़ी ना है जो 12 वर्षों के बाद आएगी। परीक्षा तो 1 साल के बाद फिर तैयार खड़ी है। तो आप अपने सपनों को मरने मत दीजिए। और ज़िंदगी की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होती है कि आपके सपने मर जाते हैं। तो सपनों को मरने मत दीजिए। हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं आदरणीय गोपाल दास नीरज जी, उन्होंने कहा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो जीवन तो बहुत बड़ा है, ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है। तो एक सपना अगर मर भी गया, एक परीक्षा अगर रह भी गई, किसी वजह से आप उसमें नाकामयाब हो गए, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप ज़िंदगी से हार गए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, पता नहीं कितने सुख आएंगे, कितने दुख आएंगे। एक पल अगर दुख में हैं आप तो सुख भी आएगा, अगर एक पल आप धूप में हैं तो छाँव भी आएगी। ये तो ज़िंदगी के रंग हैं, चलते चलेंगे। सकारात्मक रहिए, सबसे बड़ी बात है। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, उतना ही बढ़िया होता चला जाएगा और सब कुछ मुकम्मल होगा। एक दिन सब कुछ पा लेना है। और ये हिंदुस्तान की तो सरजमी ही ऐसी है, जिसने भी हिंदुस्तान की सरजमी पर जन्म लिया है और एक सपना अगर उसने धारण किया है कि मैंने ये काम करना है, शुरू में दिक्कतें आती हैं, हर किसी को आती हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो वो दिक्कतें अपने आप रास्ते से हट जाएंगी और आप कामयाब हो जाएंगे। सबके साथ यही है और यही सुझाव है नए साथियों को। जन्माष्टमी के मौके पे आपने कुछ लिखा था और मेरे हिसाब से अभी तक वो कहीं आपने मंच पर साझा भी नहीं किया। जी जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि पहली बार वो आपने कुछ पंक्तियाँ जो लिखी हैं हमारे मंच से साझा कीजिए। जी, तो मैं हम सबके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की नटखट शरारतों को समेटते हुए मैंने एक छोटा सा गीत लिखा था। और मैंने तो नहीं लिखा था, शायद वो ईश्वर ने मुझसे लिखवाया था। और बड़ा ही प्यारा गीत वो लिखा गया, मुझे खुद पे यकीन नहीं है कि वो कैसे लिखा गया। और ऑनलाइन इन दिनों जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं और मुझे काफ़ी कार्यक्रम मिले ऑनलाइन, बड़े बड़े पेज फेसबुक के जिन पर मुझे लाइव आने का मौका मिला, इंस्टाग्राम के पेज पर लाइव आने का मौका मिला। और मैंने जब भी इस गीत को सुनाया तो काफ़ी मोहब्बत, काफ़ी प्यार वहाँ लोगों का मुझे मिला। तो यह गीत मैं आप सबको सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो हम सबके आराध्य देव हैं उनको समर्पित है, शायद बात आप तक पहुँचे। जन्माष्टमी का विशेष मौका था तब ये गीत बना था। तरन्नुम में सुना रहा हूँ, आप सबको अच्छा लगेगा, सुनेगा। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोरा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोरा किशन कन्हैया। पनघट पे आके मुरली बजा के, पनघट पे आके मुरली बजा के हमको छेड़े है रास रचैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोरा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोरा किशन कन्हैया। सुनिएगा वो गोपियाँ क्या कह रही हैं। हम आगे आगे वो पीछे पीछे हमारी चुनरी पकड़ के खींचे। हम आगे आगे वो पीछे पीछे हमारी चुनरी पकड़ के खींचे। सब गोपियों को खूब सतावे, सब गोपियों को खूब सतावे, घर बुला के नाच नचावे। केशव के डर से अपने ही मन से, केशव के डर से अपने ही मन से हम भी नाचे ताता थैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोरा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोरा किशन कन्हैया। आखिरी बंद सुनिएगा। कभी तो हमसे लाड लड़ावे, मन का मीत कह के बुलावे। कभी तो हमसे लाड लड़ावे, मन का मीत कह के बुलावे।
इस नटखट के बिन सुना है सब कुछ, घर ना दिखे तो मन घबरावे। इस नटखट के बिन सुना है सब कुछ, घर ना दिखे तो मन घबरावे। हम भी चलेंगे संग तेरे मोहन, हम भी चलेंगे संग तेरे मोहन, रुक जाओ बल्लू दाऊ के भैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। पनघट पे आके मुरली बजा के हमको छेड़े है रास रचैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। बहुत बहुत शुक्रिया।